हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो के भी देखिए। आज हम सीटेट का देखिए, आज से ही फॉर्म फिलअप होने वाला था। अभी तो नहीं लिंक एक्टिवेट हुआ, लेकिन रात तक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, हम आपका सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज़ था, आपका 16 तारीख का क्वेश्चन डाल दिए थे। फिर उसके बाद आपका 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, फिर आपका 27, 28, 29, 30। आज हम 31 तारीख का सीडीपी का क्वेश्चन लेके आए। देखिए, सीडीपी खत्म हो जाएगा तो फिर आपका मैथ का भी चल रहा है। आपका 16 को डाल दिए है, वैसे ही सब पेपर का डाल देंगे, उतना कर लीजिएगा, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। देखिए, आज हम आपको बताएंगे 31 तारीख का सीडीपी का क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2021 का, यहाँ लिखा भी है। समझिए, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए, विकास के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए, हम चारों ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे आंसर पर। देखिए, पहला ऑप्शन है कि विकास का क्षेत्र सुस्पष्ट है और इसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास में एकमत है। तीसरा है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। और चौथा है कि सभी बच्चों के लिए विकास एक निबोध और निरंतर प्रक्रिया। देखिए, अब इसका हम चारों का समझते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन काटते हैं। आपका पहला जो ऑप्शन है, कह रहा है कि विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है। देखिए, ये चीज़ तो चलिए ठीक है कि आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, आपका भाषाई विकास हुआ, आपका सामाजिक विकास हुआ, नैतिक विकास हुआ। लेकिन जो आगे कह रहा है कि इसका कोई संबंध, देखिए, जब आपका शारीरिक विकास होगा तो आपका संज्ञानात्मक विकास भी होगा, इसलिए एक दूसरे से कोरिलेट है, सहसंबंधित है। यहाँ पर बोल रहा है सहसंबंधित नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ऑप्शन आपका कट गया। इतना पर तो सही है, लेकिन इसके बाद क्या है, आपका एक गलत स्टेटमेंट है, इसलिए गलत हो गया आपका। दूसरा है कि बाल विकास के संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। देखिए, एकमत मतलब है कि सब एक जैसे हैं। देखिए, आप जानते होंगे कि बहुत लोग बोले हुए हैं शिशु जन्म से 6 साल होता है, कोई बोले है जन्म से 14 दिन होता है, कोई बोले जन्म से 2 साल होता है, इसीलिए एकमत कोई नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगला है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। एकदम सही बात है कि बच्चा को जैसा वातावरण में रखिएगा, जैसा परिवेश में रखिएगा, जैसा सामाजिक परिवेश में रखिएगा, बच्चा में वैसा विकास होता है। समझे, तो ये चीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। समझे, तो बच्चों का विकास यानी बच्चा को जंगल वाला वातावरण रखिएगा, जैसा परिवेश उसका सामाजिक परिवेश जैसा होगा, बच्चों को ऐसा विकास होगा। समझे, तो ऑप्शन सही है। चौथा कह रहा है कि सभी बच्चों के लिए, देखिए यहाँ सभी जोड़ दिया, इसीलिए गलत हो गया ऑप्शन। कह रहा है सभी बच्चों के लिए विकास। देखिए, निमोद मतलब स्मूथली होता है, स्मूथली सबका विकास नहीं, किसी का धीरे होता है, किसी का तेज होता है, एक क्रम एक अधिक गति में नहीं चलता है। इन निरंतर तो सही है, ये जो लगा दिया, इंग्लिश देख लीजिए इसका, तब आपका पता चल जाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इज ए स्मूथ एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ऑल चिल्ड्रेन। देखिए, ऑल चिल्ड्रेन में कंटिन्यूअस चलते रहता है विकास। समझे, लेकिन स्मूथ दिया हुआ, ये स्मूथ है, किसी समय में तेजी से होता है, किसी में स्लो हो जाता है, जटिल भी हो जाता है। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन इसलिए गलत हो गया है। इसका एक का आंसर क्या होगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा। समझे, यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों के साथ दौड़ना। दूसरा ऑप्शन है एक धागे में मोती पिरोना। तीसरा आपका ऑप्शन है सीढ़ियों चढ़ना। चौथा है आपका खरगोश की तरफ दुकना। अब देखिए, आपको हम समझाते हैं पहले। देखिए, एक होता है सूक्ष्म गति कौशल, जिसे हम लोग कहते हैं फाइन मोटर स्किल। समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखिएगा। और दूसरा होता है, एक होता है स्थूल गति कौशल, इससे आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिए, फाइन मोटर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। समझे, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस, इसको बोलते हैं सूक्ष्म गति कौशल को फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। देखिए, दोनों में समझिएगा, उसके बाद आंसर आप दे दीजिएगा। देखिए, सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है कि वैसा वैसा गति कौशल जिसमें शरीर की कम मांसपेशियां भाग लेती है, यानी हम छोटा छोटा जिसमें काम होता होगा। समझे, तो उसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल। और स्थूल गति कौशल किसे कहते हैं, यानी ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें हमारे शरीर का बड़ा मांसपेशियां भाग लेता है, बड़ा अंग भाग लेता है, तो उसे स्थूल मोटर स्किल बोलते हैं। समझे, तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों के साथ दौड़ना। देखिए, दौड़िएगा तो आपका दोनों पैर भाग लेगा, क्योंकि एक से तो आप नहीं दौड़, एक भी दौड़िएगा तो उसमें भी आपका शरीर पूरा गतिशील हो जाएगा। इसलिए दोस्तों के साथ दौड़ना क्या है, आपका दोनों पैर से दौड़िएगा, इसलिए बड़ा शरीर का बड़ा मांसपेशियां बड़ा अंग भाग ले रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ये आपका स्थूल गति कौशल का एग्जाम्पल हो गया। सूक्ष्म गति कौशल का ये नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन सूक्ष्म गति कौशल पूछ रहा है। दूसरा, एक धागे से मोती पिरो। देखिए, आप एक उंगली से क्या कीजिएगा कि आप धागा
में मोती लगा सकते हैं, समझे, एक उंगली की सहायता से, एक दो उंगली की सहायता से। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना भी आप दो पैर से चढ़िएगा, समझे, तो ये भी क्या होगा कि आपका स्थूल गति कौशल का हो गया। खरगोश की तरफ दुखना, यानी आप खरगोश की तरफ दो पैर और दो हाथ आपको नीचे करके है, यानी आपका शरीर का सभी अंग भाग ले रहा है, इसलिए भी क्या हो गया, स्थूल गति कौशल का एग्जाम्पल हो गया। आपका जो 2 नंबर ऑप्शन है कि एक धागे में मोती पिरोना, यही आपका क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल का एग्जाम्पल हो जाएगा, समझे। और एक और चीज़ याद रखिएगा, हम लोग का जो विकास होता है वो क्या होता है कि स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल की तरफ होता है, यानी पहले हम अपने हाथ पर कंट्रोल करते हैं, तब अपने अंगुलियों पर कंट्रोल करते हैं, याद रखिएगा, समझे। स्थूल से क्या होता है, हम लोग का विकास सूक्ष्म की तरफ होता है, समझे। जैसे हम लोग मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं, स्थानीय से वैश्विक चलते हैं, समझे, तब ये चीज़ होता है। तो ये सब 3-4 चीज़ याद रखिएगा, स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त, और स्थानिक से वैश्विक, यानी लोकल से हम लोग यूनिवर्सल यानी विश्व स्तर पर हम लोग चलते हैं, समझ गए। आइए हम लोग, तो आपका 2 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवांशिक, यानी हेरिडिटी पूरा है कि पूरा, यानी अपने माता पिता द्वारा जो पूर्णतः प्राप्त है, यानी हेरिडिटी उसको बोलते हैं। पहला ऑप्शन आपका है कि आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास और सामाजिक, आपका पहला ऑप्शन आपका है आंखों का रंग, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है सामाजिक कौशल। देखिए, अब पूर्णता अनुवांशिक का मतलब क्या हो गया, जो अपने माता पिता से जो पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका है आंखों का रंग। देखिए, पूरा अनुवांशिक गुण होता है, किसी का देखिएगा मम्मी या पापा का आंख भूरी कलर का मतलब हो जाता है, वाइट कलर का, उसके बेटा में भी गुण आ जाता है, तो इसी को अनुवांशिक गुण बोलते हैं, समझे। वंशानुगत भी बोलते हैं या अनुवांशिक भी बोलिए, समझे। अब देखिए, बुद्धि, जिसके मम्मी पापा मान लीजिए तेज होंगे तो जरूरी नहीं उसका बाल बच्चा भी तेज हो, समझे। किसी के मम्मी पापा डॉक्टर है तो जरूरी नहीं उसका बाल बच्चा भी डॉक्टर हो जाए। तो बुद्धि क्या होता है कि हमारे परिवेश के अकॉर्डिंग बदलता है, समझ। बुद्धि देखिए अनुवांशिक गुण का थोड़ा योगदान है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान होता है परिवेश यानी वातावरण का। बच्चा को जैसा परिवेश मिलेगा बच्चा वैसा करेगा, समझे। जरूरी नहीं कि आईएएस का बेटा आईएएस से बनेगा, इसीलिए आपका 2 नंबर क्या है, ये आपका अनुवांशिक गुण नहीं है, ये पर्यावरणीय यानी वातावरणीय गुण है, समझे। नैतिक विकास, बच्चा को जैसा माहौल में रखिएगा बच्चा का क्या होगा, वो भी नैतिक विकास भी आपका क्या है कि ये भी अनुवांशिक गुण नहीं है, समझे। सामाजिक कौशल, बच्चा का सामाजिक कौशल तो समाज में होता है, इसलिए भी क्या है अनुवांशिक गुण नहीं, यानी 2, 3, 4 सामाजिक नहीं, सिर्फ 1 नंबर आपका अनुवांशिक गुण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, यानी 3 का 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग जानते होंगे, पहले आप पढ़ देते हैं क्वेश्चन, उसका फिर हम लोग आएंगे। क्वेश्चन है कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाता है और उनसे इसी अनुरूप शिक्षा की अपेक्षा करता है। विद्यालय सामाजिकरण का डैश संस्था के रूप में कार्य करता है। देखिए आप लोग जानते होंगे सामाजिकरण का 2 एजेंसी है, समझे, यानी 2 संस्था है। एक है आपका प्राथमिक, जिसे हम लोग प्राइमरी भी बोलते हैं, यानी प्रथम या मुख्य, 3 को एक का नाम है, समझे, याद रखिएगा। प्राथमिक, प्रथम, मुख्य, समझे, इंग्लिश में याद रखिएगा, प्राइमरी, प्राथमिक वही है। उसके बाद आपका इसे द्वितीयक, इसी को गौण बोलते हैं, समझे। गौण मतलब छुपा हुआ होता है, नहीं सेकेंडरी इंग्लिश में याद रखिएगा। देखिए प्राथमिक में मुख्य रूप से आपका परिवार और परिवार के निकटतम सदस्य आते हैं। उसके बाद जो भी बोले, समझे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हो ही जाएगा। और विद्यालय हुआ, आपका धार्मिक स्थल हुआ, आपका किताब हुआ, आपका मीडिया हो गया, आपका साथी समूह हुआ, ये सब किस में आता है आपका, तो द्वितीयक में आता है, समझ गए। तो इसीलिए ऑप्शन आपका विद्यालय जो है आपका सामाजिकरण का द्वितीयक संस्था के रूप में कार्य करता है। प्राथमिक रूप में मुख्य रूप से परिवार आता है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन सा स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, लॉरेंज कोहलबर्ग ने नैतिक विकास से संबंधित 3 स्तर और 3 स्तर और 6 अवस्था दिए हैं। प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्था दिए हैं, यानी 3 दूना 6 अवस्था हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन है। तो देखिए, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्चतंत्र नैतिकता, वही हो गया आपका उत्तर परंपरागत जिसे बोलते हैं। सब में आपका क्या है, 2-2 अवस्था है, समझे। कौन कौन है, तो इसमें पहला आता है आपका आज्ञा एवं दंड आएगा, समझे। इसमें आता है दूसरा यांत्रिक अभिविन्यास, नहीं, इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, बोलते हैं कि आप किसी का कलम तोड़ दीजिएगा वो भी आपका कलम तोड़ देगा, समझे। अहंकार की अवस्था, इसी को हम लोग बोलते हैं। पारंपरिक में भी 2 आता है, एक अच्छा लड़का लड़की, या इसी को प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। अच्छा लड़का, इसी को गोल्डन रूल इसी में आता है, अच्छा लड़का
लड़की अभिन्यास, फिर उसके बाद होता है सामाजिक नियम के प्रति सम्मान की अवस्था, समझे। फिर आपका परतंत्र मतलब उत्तर परंपरागत में भी आता है आपका सामाजिक अनुबंध। उसके बाद लास्ट होता है सार्वभौमिक यानी इथिक्स, यानी उसमें नियम अपने अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, समझे। तो देखिए अच्छा लड़का लड़की किस में आया, पारंपरिक में आया, समझे। यानी लॉरेंज कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार जो अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास से किस में आ जाएगा, आपका पारंपरिक यानी कन्वेंशनल लेवल में आता है, समझ गए। 5 के बाद आते हैं हम लोग 6 में कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदल। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जब हम अपने पूर्व ज्ञान में मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमारा क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं उसे हम लोग कहते हैं समायोजन, यानी इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। जब हम अपने नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान में अर्जित कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उसे हम लोग समावेशन यानी एसिमिलेशन कहते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी करा सीता साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव आधार पर, यानी पूर्व अनुभव था उसके आधार पर जब स्कूटर चलाने का सीख रही है तो क्या करेगी, अपने अनुभव में चेंज कर रही है, समझे, यानी बदलाव करे। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर समायोजन हो जाएगा। वही बोलता चलाने को सीख लेती है तो वो क्या हो जाता, बदलाव नहीं बोलता, तब आपका क्या हो जाता है, समावेशन हो जाता है। यानी 6 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा तेजी से विकास होता है। देखिए आप ऐसे भी जानते हैं कि जो भाषा का विकास होता है पूर्व बाल्यावस्था में, तो जो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, जो आपका 2 से 6 साल उसका काल होता है, समझे। और जो लाक्षणिक कार्य मतलब एक लाक्षणिक मतलब एक लक्ष्य निर्देशित कार्य जिसको बोलते हैं लाक्षणिक कार्य को, यानी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बोलते हैं। तो पियाजे के अनुसार एक किसमें आता है, तो पहला ऑप्शन अमूर्त संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक संवेदी गामक या पेशीय। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बच्चा करता है यानी लाक्षणिक कार्य करता है और भाषा तेजी से विकास होता है, वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। 2 से 6 साल आपका सबसे तेजी से भाषा विकास होता है। ऐसे भी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसका काल होता है 2 से 7 साल, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके क्लास पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। यह क्या है, तो अन्योन्य शिक्षण है, पार है, खोजी अधिगम है, क्रमबद्ध अनुदेशन है। देखिए आप लोग जानते होंगे, तो देखिए ये जो है ना, इसी को अन्योन्य शिक्षण हम बोलते हैं। अन्योन्य मतलब कि मिलजुल कर क्या करना, कि पढ़ना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल टीचिंग, समझे। तो इसमें अन्योन्य शिक्षण में क्या होता है कि हम लोग एक गुट बनाते हैं 4-5 का, उसी में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पार्थ आपका एक तरह का सहायता है, यानी एक टेम्पोररी हेल्प होता है, तो इसमें तो हेल्प का बात है नहीं। और खोजी अधिगम तो हम खोज करके अधिगम करते हैं, तो होता है, इसमें खोजने वाला बात तो है नहीं। और क्रमबद्ध अनुदेशन, क्रम में एक अनुदेशन भी नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, यानी 8 का 1 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में कौन सी तकनीक सुझाई थी। देखिए आप लोग पढ़े होंगे पार और जेडपीडी दिए हुए थे आपको, कौन वाइगोस्की, समझे। तो देखिए प्राथमिक बच्चों को थोड़ा हेल्प दे के उसको सिखाएंगे, समझे। जैसे बच्चा को बोल दिए, देखते हैं छोटा जो कॉपी आता है तो ए का स्केच किया हुआ रहता है, तब उस पर बच्चा स्केच करके ए को पूरा करता है, समझे। तो यानी उसको हेल्प दे रहे हैं, बच्चा को पहले से बनाया हुआ कॉपी देखिएगा आता है, उसमें क्या कि बच्चा को हेल्प कर दिया जाता है, या बच्चा फंस रहा है उसको बता दिया जाता है, तो क्या है, इसी को हम लोग पार बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 9 का ए नंबर हो जाएगा। पूर्णवलन तो व्यवहारवादी दिए हुए हैं, संतुलन तो आपका प्याजे का है, अभिकर्मित शिक्षण ये भी स्किनर दिए हुए हैं, समझे। तो इसीलिए इसका 9 का क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है आपका कि कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करना। देखिए अब कम क्षमता वाले उसका उपेक्षा नहीं, अब सभी को एक समान ध्यान से देखिएगा। कक्षा में प्रजातंत्र का, देखिए प्रजातंत्र होना चाहिए, तो भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना, एकदम सही बात है, बच्चा को हम समस्या समाधान के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तुम समस्या को समाधान करो, तो ये सही हो सकता है। चौथा है ये कक्षा मुक्त, देखिए पाठ्य पुस्तक तो आपका नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति बोल रहा है, समझे। तो आप लोग जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर 9 प्रकार का बुद्धि बताया था, उसमें 2 प्रकार का बुद्धि उसी में है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, समझे। तो इंटरपर्सनल क्या होता है, जिसमें हम दूसरे के बारे में बताते हैं, सहपाठी हो गया, हम दूसरे व्यक्ति, जैसे आपका साइकोलॉजिस्ट होता है दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है, तो इसे कहते हैं हम लोग, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सनल। जब दूसरे के बारे में बात करेगा ना तो इंटर बोलते हैं ना, कि इंटर में जब भी आएगा 2 बात बोलते हैं नहीं हमारी ज़िंदगी में इंटर कर गया, तो दूसरे के, इसीलिए याद रखिएगा इंटरपर्सनल, यानी दूसरे के बारे में बोलेगा तो इंटरपर्सनल। जब अपने बारे में लगे, जब हम अपने स्वभावों को जानते हैं, समझे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इंट्रापर्सनल। तो इंग्लिश देख लीजिए 3 नंबर में आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, तो आपका 11 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। यानी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इंग्लिश इस क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा ना तो गलती आपका हो जाएगा। सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में ही कोशिश कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने का, समझे। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, कि लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया, यह वाक्य क्या दर्शाता है। तो ये आपका क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है, समझे। यानी ये जेंडर क्या है, स्टीरियोटाइप है, समझ गए। ये पहले से एक धारणा बना लिया गया जिसका कोई तथ्य नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह शिक्षक के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने, देखिए निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका कैसे, मतलब ये उस सेंस में नहीं है, समझे। ये आसान तरीका नहीं, बहुत टफ होता है, बच्चा पर हमेशा नज़र रखना पड़ता है, समझे, कि बच्चा है क्या क्या निरंतर, मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन का अर्थ ही होता है एकदम लगातार उस पर मतलब अथी करते हैं, तो ये निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका नहीं है, समझे। तो ऑप्शन गलत हो सकता है, नहीं भी बोल रहा है तो सही, मतलब ये सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया, हाँ एकदम नया ही आया है, एकदम सही बात है। तीसरा है कि यह विद्यार्थी में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करेगा, एकदम सही बात है। बच्चा का हम अब एग्जाम बार बार नहीं लेंगे, उसका हम एक तरह का ओरल हुआ ये सब जो होता है उस टाइप का करेंगे, तो कहता। चौथा है पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थी की सभी विशिष्ट क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाता है, तो एकदम सही बात है, इसीलिए हम सतत व्यापक मूल्यांकन को लाते हैं। तो इसीलिए आपका 2, 3, 4 सही है, आपका 1 नंबर क्या है, गलत है, यानी वही गलत पूछ रहा है, समझे। यानी 13 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना, हम सही बात है। हम समाज, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में अलग अलग समाज के बच्चा है तो उनकी विविधता को हम समझेंगे, उसको उपेक्षा नहीं करेंगे, समझे, उसको बेलगाएंगे नहीं, उसको हटाएंगे नहीं, ऑप्शन सही है। दूसरा, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह, देखिए एक समरूप मतलब एक तरह का जो तेज होगा एक तेज ग्रुप बनेगा, गुबरा के गुबरा, मतलब ये सब एक ग्रुप नहीं, समरूप ग्रुप नहीं बनाना है, विषमरूप ग्रुप बनाना है, समझे। तो इसीलिए आपका 2 नंबर ऑप्शन गलत हो गया, 1 ही सही है केवल, तो ये आंसर हो जाएगा 1 सही है लेकिन आर गलत है, यानी 3 नंबर हो जाएगा। समरूप नहीं बनाना है, अलग अलग ग्रुप बनाना है, तेज को कोई भी बैठ सकता है, समझे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण, देखिए स्मरण यानी रटवा रही है, करने है तो इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है। देखिए साधन लक्ष्य विश्लेषण नहीं है, साधन लक्ष्य में हम कोई वर्ड होता है उसका एक मीनिंग निकालते हैं और लास्ट में उसका हम अति करते थे, ये नहीं होगा। हाँ, समारोपकारी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश देख लीजिए, मिनोनिक्स होता है, यानी याद करना, इसको बोलते हैं हम लोग, समझे। तो ये सही हो सकता है, यानी स्मरण करना। तीसरा है वितरित अभ्यास तो कुछ है नहीं, लक्ष्य निर्देशित योजना है नहीं, तो आपका आंसर 15 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस युग्म का मिलान का, देखिए इसका हिंदी में गलत ऑप्शन दिया है, इंग्लिश में सही है, समझे। देखिए पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता, देखिए सृजनात्मकता में हम अपसारी चिंतन करते हैं, अभिसारी चिंतन नहीं करते हैं, समझे। तो ऑप्शन क्या है, बोला सही, तो गलत है, आपका यहाँ अपसारी लिखता है तो सही हो जाता। लेखन विकल्प में क्या होता है कि हम लेखन मतलब हो गया कि डिस्ग्राफिया हो गया, तो डिस्ग्राफिया में भी क्या होता है कि विषय पढ़ने में कठिनाई नहीं होता है, हम लोग लेखन करने में कठिनाई करते हैं, गलती हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, समझ गए। लेकिन इसका इंग्लिश में हम भी दिखाएंगे, पहले हिंदी समझा, ये भी गलत है आपका। तीसरा है बौद्धिक स्तर, देखिए बौद्धिक स्तर एक अस्थाई नहीं है आपका, ये अस्थाई होता है, बदलते रहता है आपका, समझे, जैसा वातावरण मिलेगा वो बदलते जाएगा, समझे। तो ये क्या है कि ये भी आपका गलत हो गया। चौथा है समावेश, समावेश लिखा है विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगम करते हैं, विशिष्ट विद्यालय में स्पेशल एजुकेशन में समावेशी शिक्षा नहीं देते, हम एक सामान्य विद्यालय या नियमित विद्यालय में देते हैं, इसीलिए आपका चौथा भी गलत है। तो कहिएगा सर चारों गलती है तो आंसर कौन होगा, तो ये इंग्लिश इसको देखते हैं, समझे। देखिए इंग्लिश देखिएगा, पहला है
क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो देखिए तो गलत ही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, समझे। क्रिएटिविटी में, सृजनात्मकता में, एक गलत हो गया। दूसरा है डिस्लेक्सिया, देखिए डिस्लेक्सिया यहाँ भी गलती लिख दिया है। लेखन विकल्प का इंग्लिश होता है आपका डिस्ग्राफिया होता है, और डिस्लेक्सिया होता है पठन विकल्प का, समझे। तो विषय पढ़ने में कठिनाई है, तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो 2 का क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेक्स्ट, यानी हम पढ़ने में क्या करते हैं, गलती करते हैं, ये ऑप्शन सही है, सही मिलान यही है। लेकिन हिंदी में क्या गलत दे दिया, यहाँ पठन विकल्प देना चाहिए, लिख दिया है लेखन विकल्प, समझे। तीसरा है इंटेलिजेंस, यूटिलिटी ट्रीट मतलब एक फिक्स नहीं है, अस्थाई नहीं है, इसलिए भी गलत है। इंक्लूसन में देखिए कि एजुकेशन फॉर लर्नर विद द डिसेबिलिटी इन स्पेशल स्कूल में नहीं देना है हमको, किस में देना है, एक नियमित विद्यालय में नहीं, एक रेगुलर स्कूल जो होता है, या एक मतलब एक सम्मान विद्यालय नॉर्मल स्कूल में देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का 2 नंबर, यहाँ पर पठन विकल्प होगा, लेखन विकल्प लिख दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध मतलब बहुत सारा हम साधन का उपयोग करेंगे, जैसे TLM का बहुत तरह का उपयोग करेंगे, तो ये सही ऑप्शन हो सकता है। दूसरा है विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना सुमूत्र करना मतलब बढ़ाना, ये भी सही बात है कि जैसा बच्चा होगा उसके अकॉर्डिंग हम मतलब व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाएंगे, ये भी सही ऑप्शन। तीसरा है प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य, देखिए प्रक्रिया आपका से प्रोसेस में देखिए कर्म कीजिए और फल का चिंता नहीं कीजिए, तो वो उत्पाद हो गया, फल जो होता है उत्पाद होता है, समझे। मैंने अपना कर्म करते रहिए, यानी प्रक्रिया अपना क्रिया करते रहिए और फल का चिंता नहीं कीजिए, तो प्रक्रिया उन्मुख अधिगम देना चाहिए, न कि उत्पाद उन्मुख देना चाहिए। तो गलत ऑप्शन है, कह रहा है कि प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ाना, ये गलत है। ऐसे दिया रहा था उत्पादन उन्मुख लक्ष्य के बजाय प्रक्रिया उन्मुख अधिगम देना, तब ये सही हो जाता, लेकिन उल्टा दिया है, इसलिए ऑप्शन 3 नंबर गलत है। चौथा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित नहीं करना है, एक समान आप नहीं निर्धारित कर सकते हैं समावेशी शिक्षा में, समझे। तो इसीलिए आपका 4 भी क्या है, और वो कक्षा में विविधता कर रहा है अनदेखी करना, तो ये क्या है, गलत है आपका। तो इसीलिए 1 2 सही है और 3 4 सही गलत है, तो आपका 17 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा, 1 और 2 ही सिर्फ सही है, समझ गए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उनके स्थानीय कब्जे की बोली में फेरबदल करता है। एक अध्यापक के तौर पर आपको क्या करना, नहीं कहने का मतलब क्या होगा, जैसे को बच्चा स्कूल में मान लीजिए स्टिक बोला जाता है, वो गोजी बोल रहा है, पैना बोल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, समझे। तो पहला ऑप्शन है भाषा के शुद्ध स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित, देखिए जो शुद्ध रूप है उसी को प्रोत्साहित करना। देखिए ये चीज़ बोलिएगा तो बच्चा में मान लीजिए जब धीरे धीरे ना उसमें होगा, समझे, तो ये उतना अच्छा नहीं, लेकिन हम चारों ऑप्शन देखेंगे। दूसरा है विद्यार्थी विशेष विद्या शिक्षा के लिए तो विद्यालय में भेजना नहीं है, इसीलिए भी क्या हो गया, गलत हो गया। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रसारित करने चाहिए, माने उससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं तो स्टिक पढ़ा दे, बोलिए इसको हम गोजी ही बोलते हैं, पैना ही बोलते हैं, तो बच्चा को लगेगा हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो उसमें सुधार कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा कि सही ऑप्शन हो सकता है। चौथा है भाषाओं को मिश्रित कर फटकारना, तो निगेटिव वर्ड है, तो आपका 3 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 1 नंबर वगैरह शुद्ध रूप से जो एक एकल जो वर्ड है उसी का इस्तेमाल करना, तो आप जानते हैं बहुभाषी है सब चीज़, इसीलिए 1 नंबर ऑप्शन गलत है। 3 नंबर इसका सही वाला नहीं, 18 का 3 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में, पहला ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि सभी के उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएं, तो ये कह रहा है कि सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। लचीला पाठ्यक्रम चलता है आपका किसमें, तो समावेशी विद्यालय में, समझे। इंग्लिश भी इसका देख लीजिए तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। नहीं कह रहा है कि स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड आर द एक्सपेक्टेड टू द अडेप्ट टू द जनरल कैरिकुलम डेट द फॉलोड बाय द एवरीवन, यानी सभी को एक समान पाठ्यक्रम क्या करना है, पालन करना है। तो क्या होता है कि गलत हो गया, लचीला पाठ्यक्रम वहाँ चलता है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा से बाहर नहीं करना है, समझे, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की, तीसरा इसमें अच्छा
दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है कि विशेष स्तर छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा का नहीं, उसी कक्षा में होता है, तो तीसरा गलत हो गया। चौथा है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्ध। मतलब सही बात है, तो मुख्य धारा के लिए पढ़ाया जाता है सभी छात्रों को, विशेष छात्र भी मतलब आ जाए मुख्य धारा में, और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी होती है, जब वो सामान्य बच्चा के उन्हें प्रतिभाशाली क्यों कोई भी बच्चा हो, सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता रखता है कौन, आपका सामान्य शिक्षा, इसलिए 19 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं से बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, बार बार आँख झपकाता है और एक हाथ बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होता है, चौकबोर्ड पर लिखी विषय वस्तु गलत पढ़ता है। यह विस्तार निम्नलिखित किस परिस्थिति को संकेत करते हैं? प्रमस्तीय घात, दृष्टिबाधिता, पठन विकल्प और उच्चारण विकल्प। देखिए ये आपका दृष्टिबाधिता यानी बच्चा में विजुअलाइजेशन दृष्टिबाधित बच्चा है यानी विजुअल इम्पेरिमेंट उसमें है, समझे। नहीं, 20 का 2 नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, एकदम सही बात है, लेकिन नहीं पूछ रहा तो हम नहीं वाला चुनेंगे। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, एकदम सही बात है कि रट्टा मार कर पहले ही काट नहीं दीजिएगा, कह कि रट्टा मारने वाला हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग संप्रत्याय नहीं कॉन्सेप्चुअल वाला पढ़ेंगे। नहीं, 2 नंबर भी सही है, तो ये भी होगा नहीं। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नौचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन बढ़े, भी सही बात है। चौथा है कि बच्चे के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को देखिए इनाम दंड दे दिया, यही निगेटिव ऑप्शन है, निगेटिव पूछ ही रहा है, तो आपका 21 का 4 नंबर हो जाएगा, 21 का 4 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु एक प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ बढ़े। देखिए अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, मूर्त से अमूर्त चलता है और स्थानीय से आपका वैश्विक चलता है। तो चलिए आपका पहला ऑप्शन में एक पार्ट तो सही है, लेकिन दूसरा पार्ट सही है, पहला पार्ट आपका गलत है, देख लीजिए, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो चलिए सही है, ये आपका क्या है, गलत है। दूसरा है अमूर्त से अमूर्त, लेकिन ये आपका उल्टा, ये सही है लेकिन ये क्या है, गलत है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है मूर्त अमूर्त सही है, स्थानीय से वैश्विक ये भी सही है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्या उल्टा दे दिया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। बच्चा को पहले मूर्त से अमूर्त की तरफ, फिर स्थानीय यानी लोकल से, फिर हम वैश्विक की तरफ ले जाएंगे, यूनिवर्सल, यानी आपका 22 का आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत नहीं? तो आप लोग जानते हैं क्रिया प्रसूत में ऐसा नहीं किया जाता है, जो स्किनर का है। शास्त्रीय अनुकूलन जो आपका पॉपुलर का, इसमें भी नहीं है, न्यूनतमता कुछ है नहीं, संरचनावादी क्या है, ये सिद्धांत है, समझे। यानी 23 का 4 नंबर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके, तो निगेटिव आपका ऑप्शन है, छांट लीजिए, निगेटिव में आपका आंसर मिल जाएगा। रट्टा मारना भी निगेटिव है, आवेदन अभ्यास भी निगेटिव, बच गया ऑप्शन कि विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को तर्क खोजने के लिए कहकर, समझे, यानी 24 का 2 नंबर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में अस्किंत और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आकांक्षा शैक्षिक आकांक्षा मतलब अपने नंबर से परेशान हो गए, ये सब चीज़ से शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है। देखिए आप मोटिवेट बोल रहा है कि आप बोलिएगा कि नंबर कम आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये सब टेंशन से रहिएगा, तो आप अभिप्रेरित नहीं है, डिमोटिवेटेड है आप, समझे। और एक ये तो होगा नहीं, समझे, तो क्योंकि दे रहा है, इसका इंग्लिश देखिएगा तो और समझ आएगा। दूसरा है विद्यार्थी की बड़ी आकांक्षा होगा और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा, एकदम सही बात है। हम इमोशनली रूप से क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। जो विद्यार्थी की एकाग्रता है, सही बात है, हमारे अटेंशन को एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है, सही बात है। तो देखिए ये ऑप्शन सही है और ये नंबर क्या है, गलत है। देखिए इसको इंग्लिश में पढ़िए, लिखा हुआ है कि ए स्टूडेंट विद द क्लास फील, इसका ऑप्शन है ए नंबर यहाँ पर है कि हाई एकेडमिक एंजाइटी कीप पीपल मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्प इन द हैविंग ए मोर सुटेनेबल एंड
प्रोस्पेंशियल लाइफ, यानी कह रहा है कि ये अच्छा है लेकिन ये क्या है, नहीं है आपका। ये क्या हो गया कि आप एंजाइटी में रहिएगा तो आपका उस पर डिमोटिवेट होइएगा, मोटिवेट नहीं होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। समझे कि विद्यार्थी की बड़ी असंरचना जो होती है एक तरह का भावात्मक पैदा करता है, समझे। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है, यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए, 25 का 1 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर। देखिए अनुसूचित जाति SC ST होती है, अभी भी क्या है वो विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहा है, यानी वो संदर्भ में क्या है कि वो प्रतिकूल स्तर पर है, समझे। अनुकूल जब पहुंचते हो, चलिए तो इसमें जो आंसर दिया है इसमें प्रतिकूल ही दिया, इसलिए हम भी वही बता रहे हैं। प्रतिकूल का मतलब हुआ कि अभी पहुंच से वो बाहर है, समझ गए। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, प्रतिकूल स्तर पर है, समझे। यानी वो क्या है कि अभी वो मतलब फायदा, अनुकूल मतलब उनको फायदा मिलता। सब जैसे आप लोग सुनते होंगे जल के दिशा में जाएंगे, नदी के धारा के दिशा में तो वो अनुकूल होता है, उसके विपरीत जाएंगे तो प्रतिकूल होता है, वही चीज़ है या वो प्रतिकूल है नहीं, दूर है वो, समझे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निलिप्त होना चाहिए। तो सही बात है, विद्यालय में जो अधिगम होना चाहिए वो बच्चों के सामाजिक संदर्भ में होना चाहिए, एकदम सही बात है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है, एकदम सही बात है, जानते हैं बहुत चीज़, इसीलिए आपका ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। 27 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्र का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा में वृद्धि नहीं करेगा, छात्रों का बिना किसी प्रभाव तो डालेगा ही, समझे। छात्रों को कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और अधिगम असहायपन का धकेलता है, एकदम सही बात है, ऑप्शन हो सकता है होने का, ये नहीं आपका क्या हो जाएगा, तनाव मुक्त, तनाव अवरोध तक करवाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 28 का 3 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है, यानी कौन सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड करेगा। पहला है विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्ध धारणा विकसित, यानी योग्यता नहीं उसमें क्या करना, एक तरह की योग्यता विकसित करना, हाँ सही हो सकता है, समझ कि समृद्ध करने की विकसित करना। दूसरा है उसमें इनाम तो निगेटिव हो जाता, असफलता को नियंत्रित कर दे, असफलता को कभी आप कार्य करते रहिए, आप क्या होगा कि आप अच्छा होते जाएगा। और अगर आप प्रदर्शनमुखी नहीं, आपका क्या प्रक्रिया अनुमुखी बनाना है, इसलिए आपका 4 भी गलत हो गया, आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटि क्या दर्शाते हैं। निम्न बुद्धि नहीं, त्रुटि करा ऐसा बात नहीं, गलती करा तो कम बुद्धि नहीं, कम क्षमता भी नहीं, अभी नहीं, उनकी ज्ञान प्रजनन की क्षमता भी नहीं है। चौथा है कि बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, सही बात है। तो आपका क्या है 30 का 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा, समझे। तो ऐसे ही आपका सब करवा देंगे, समझे। थैंक यू।